हेलो फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी का भाग 1 आज प्रारंभ कर रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग जरूर देखिए। यदि आप भविष्य में बिहार एसएससी, सीजीएल, एईडीओ, बीएसओ कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी आखिर क्या है? तो सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधों, जंतुओं या उनसे प्राप्त एंजाइमों का प्रयोग करके मनुष्य हेतु उपयोगी जैविक पदार्थ का विकास जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधों, जंतुओं या उनसे प्राप्त एंजाइमों का प्रयोग करके मनुष्य के उपयोग के लिए जैविक पदार्थों का जो विकास होता है वही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला है, कौन सा कार्य जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? तो औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग। तो कौन सा कार्य है जो जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है? औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग। अब देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है जीन के संश्लेषण में किया जाता है। जीन संश्लेषण में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें जो होते हैं उसमें जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। संसाधित खाद्य पदार्थ में, चिकित्सा शास्त्र में, जैव उपचार में, अपशिष्ट निपटान और ऊर्जा उत्पादन, इन सभी क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो रूपांतरित जीवों का जो विकास है, परखनली शिशु का निर्माण, जीन का संश्लेषण एवं उपयोग, दोषयुक्त जीन का सुधार, डीएनए टीका का निर्माण, ये सभी जो है वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसको 2 भागों में बांटते हैं, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग। जैव प्रौद्योगिकी 2 भागों में बंटता है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग। आनुवंशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? तो जीनोम संशोधन की प्रक्रिया को आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जो जीनोम है इसकी संशोधन की प्रक्रिया को आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जीन प्रौद्योगिकी क्या है? तो जीन प्रौद्योगिकी जो है आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। जो आनुवंशिक रोग होते हैं उसकी पूर्व सूचना यानी रोग से पहले सूचना प्राप्त करने की जो तकनीक है यही जीन प्रौद्योगिकी है। जीन अभियंत्रण में कौन सी नवीनतम तकनीक विकसित हुई है? तो जीन अभियंत्रण में जो नवीनतम तकनीक है जीन प्रतिचित्रण है। जीन प्रतिचित्रण और जीन प्रौद्योगिकी क्या है? तो आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी। आनुवंशिक जो अभियांत्रिकी है इसका दूसरा नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। पुनर्योग्ज डीएनए प्रौद्योगिकी किन जीनों का स्थानांतरण होने देता है? तो पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को क्या कहा जाता है? जो आनुवांशिक रूप से जीव रूपांतरित होते हैं उसको पाराजीनी कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी अभी चल रहा है, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न एक एक महत्वपूर्ण है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को क्या कहा जाता है? जो जीव आनुवांशिक रूप से रूपांतरित होता है उसको पाराजीनी कहते हैं। पराजीनी, ट्रांसजेनिक या पाराजीनिक दोनों नाम ध्यान रखिएगा। आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित जीव होते हैं उसको ट्रांसजेनिक या पाराजीनी कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में, जो मानव कोशिका के केंद्रक होते हैं उसमें डीएनए पाया जाता है। मानव कोशिका की केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। जीन अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? जो जीन अणु है उसके संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो डॉक्टर जेम्स वाटसन तथा
क्रिक ने, तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है इन्होंने ही दिया था। तो जीन अणु की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो जेम्स वाटसन तथा डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए की द्विकुंडलीय प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जेम्स वाटसन, और इनको जो है अपने किस क्षेत्र में कार्य के लिए जानते हैं? तो वह अनुवांशिकी, और इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया था 1962 में। 1962 में जेम्स वाटसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वहीं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल देने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अनुवांशिकी क्षेत्र से संबंधित है और नोबेल पुरस्कार 1962 में दिया गया। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो फ्रेडरिक मिशर। डीएनए को अलग करने वाले कौन थे? फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया? तो डीएनए की किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और पोषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया? तो दो रज्जुकों की पूरकता। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो रिकाम्बिनेट डीएनए तकनीक। जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग होते हैं इसमें जो तकनीक प्रयोग करते हैं इसको कहते हैं रिकाम्बिनेट डीएनए तकनीक। अगला है रिकाम्बिनेट डीएनए किसे कहते हैं? तो अंतः पात्र में नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए को अंतः पात्र में सर्वप्रथम किसने बनाया? तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने। ध्यान रखिएगा, डीएनए को जो है अंतः पात्र में सबसे पहले आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग करते हैं? तो जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है इसमें प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मिड आखिर है क्या? तो प्लाज्मिड गुणसूत्र के छोटे गोल छल्ले होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उसके छोटे गोल छल्ले होते हैं, वही है प्लाज्मिड। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग करते हैं। और प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है ये गुणसूत्र के छोटे गोल छल्ले होते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? जो डीएनए होता है आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण तथा उनका प्रेषण करना। जो आनुवंशिक सूचना है उसको एब्जॉर्ब करना, संग्रहित करना तथा उनका प्रेषण जो है अगली पीढ़ी में करना, डीएनए का ये प्रमुख कार्य है। किसकी खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका? किसकी खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका? प्रतिबंधन एंजाइम्स। किसकी खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका? प्रतिबंधन एंजाइम्स। प्रायः समाचारों में आने वाला CAS9 प्रोटीन क्या है? तो ये अक्सर इसको आप लोग सुनते होंगे कि समाचारों में आता है CAS9 प्रोटीन। ये क्या है? तो लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है CAS9 प्रोटीन। CAS9 का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए को काटना। CAS9 जो है, CAS9 का मुख्य कार्य है डीएनए को काटना। डीएनए को काटने का मुख्य कार्य है CAS9 का। अगला प्रश्न है जीन संपादन। CAS9 तकनीक में क्रिस्पर क्या दर्शाता है? तो क्रिस्पर जो होता है डीएनए अनुक्रमों के पुनरावृत्ति पैटर्न को दर्शाता है। क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है? तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पेलिड्रोमिक रिपीट्स। इसका ध्यान रखिएगा, CRISPR, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पेलिड्रोमिक रिपीट्स। नेक्स्ट है डीएनए प्रौद्योगिकी के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो यहाँ जो भी तथ्य है सही है। तो वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को चाहे हुए अणुओं के किसी भी स्रोत से हो इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। तो डीएनए के टुकड़ों को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा जा सकता है।
नेक्स्ट है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक जीन के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो डीएनए लिगासेज एंजाइम के द्वारा। बायोचिप में क्या होता है? आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। जो बायोचिप होते हैं उसमें डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन ये तीनों देखने को मिलेगा। बायोचिप में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। जीव अनुवांशिक रूपांतरण में मूल रूप से कितने चरण में होते हैं? तो वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है पुनर्योजन डीएनए तकनीक में कितने चरण होते हैं? तो इसमें टोटल 8 चरण होते हैं, बस यही याद रखिए 8 होते हैं। रासायनिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? तो रोगाणु मुक्त वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों तथा जैव उत्पादों का निर्माण करना। रोगाणु मुक्त वातावरण में वांछित सूक्ष्म जीवों तथा जैव उत्पादों का निर्माण करना। किसे ट्रांसजेनिक्स द्वारा प्राप्त किया जाता है? ट्रांसजेनिक के द्वारा खाने योग्य टीकों का उत्पादन, ट्रांसजीनी फसलों का उत्पादन और जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का उत्पादन, ये सभी ट्रांसजेनिक्स द्वारा प्राप्त किया जाता है। आनुवांशिक अभियंत्रण के द्वारा किस पर सफलता प्राप्त की जा चुकी है? आनुवांशिक अभियंत्रण के द्वारा, इंजीनियरिंग के द्वारा रोग प्रतिरोध पे, वृद्धि वर्धन पे और जंतु क्लोनिंग पे जो है सफलता प्राप्त की जा चुकी है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो विश्व स्तर का प्रोग्राम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। मानव जीवों और उनके अनुक्रमों की पहचान एवं मानचित्रण से। नेक्स्ट देखिए, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिका के संदर्भ में सही तथ्य क्या है? तो स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। जो नई औषधि हैं इसको परखने के लिए स्टेम कोशिका प्रयोग करते हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट है अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है? अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट देखिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, चलिए यहाँ आ जाते हैं। नेक्स्ट है 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर किसने विकसित किया था? तो स्टेम सेल की मदद से 2013 में पहला मानव लीवर ये जापान में विकसित किया गया था। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी किसका एक नया जैव प्रौद्योगिकी उपागम है? तो एक्लोनीय प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के। नेक्स्ट देखिए, किसी जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण mRNA अणुओं को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। जो किसी जीनोम द्वारा संश्लेषित संपूर्ण mRNA अणुओं को कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जो है जो महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डीप में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि स्त्रियों में कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्री में जो होते हैं 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। पुरुष जीन संगठन में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो XY। मानव संतान के लिंग निर्धारण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो स्त्री से X और पुरुष से Y मिलने के बाद। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? तो भ्रूण के लिंग को, यानी कोई यदि गर्भ में बच्चा है तो उसके लिंग परीक्षण करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है एमनियोसेंटेसिस। तो ध्यान रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो भ्रूण के लिंग को पहचानने का, पता लगाने का एक तरीका है। तो लिंग परीक्षण का तरीका है एमनियोसेंटेसिस। गर्भवती महिलाओं में किए जाने प्रसव पूर्व परीक्षण को क्या कहते हैं? जिसमें विभिन्न प्रकार के दोषों तथा गुणसूत्र विषमता की जांच किया जाता है, तो एमनियोसेंटेसिस।
परखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ पर होता है? तो निषेचन माता के शरीर के बाहर निषेचन करा करके फिर उसको जो है प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? जो मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध प्रसार के लिए। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा एक सजीव जीव है, कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति के उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसको कहते हैं उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन, जीन के भीतर जो अनुक्रम आधार परिवर्तन है इसको कहते हैं उत्परिवर्तन। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बहु प्रभाविता। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करते हैं तो इसको बहु प्रभाविता कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का विकास एलेक जेफरीज ने किया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है इसको खोजने वाले हैं एलेक जेफरीज। ध्यान रखिएगा, एलेक जेफरीज जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को खोजने वाले हैं एलेक जेफरीज। भारत में किसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता माना जाता है? तो लालजी सिंह। भारत में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता लालजी सिंह को माना जाता है। तो महत्वपूर्ण है कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता या जनक किसको कहते हैं? लालजी सिंह। लालजी सिंह ध्यान रखिएगा। और पूरे जो है वर्ल्ड लेवल पे एलेक जेफरीज है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता एलेक जेफरीज है, लेकिन भारत में जो है लालजी सिंह है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो डीएनए की बहुरूपता। नेक्स्ट है अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे क्या हो सकते हैं? तो अपराध की जांच में जो डीएनए परीक्षण के लिए नमूने लेते हैं तो रुधिर कोशिका लिया जा सकता है, अस्थि कोशिका लिया जा सकता है, बाल रज्जु या लार सलाइवा, यानी ये सभी जो है सैंपल के तौर पे इसको लेकर के डीएनए परीक्षण कर सकता है। रुधिर कोशिका, अस्थि कोशिका, बाल रज्जु या फिर लार लिया जा सकता है। मानव अपराधों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित किस अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो जनक है एलेक जेफरीज है। भारत में लालजी सिंह को कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक भारत में लालजी सिंह। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो फॉरेंसिक विभाग जो करते हैं तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सीआईडी यदि आप लोग देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे जो फॉरेंसिक टीम होते हैं तो वो प्रयोग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है? तो पैतृक विवाद में, पैतृक विवाद में भी इसका प्रयोग होता है, न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में और संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण में। पैतृक विवाद का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति है ए और वो कह रहे हैं कि ये बी जो है मेरे पिताजी हैं और ये कह रहे हैं कि मैं इसका पिताजी नहीं हूँ, तो इस चीज़ का परीक्षण करने के लिए इसी को कहते हैं पैतृक विवाद। नेक्स्ट देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो यहाँ पे जो भी तथ्य है सही है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। और डीएनए परीक्षण हेतु बाल, रक्त, वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। बाल ले सकते हैं, रक्त ले सकते हैं, वीर्य या फिर लार भी लेकर के जो है परीक्षण किया जा सकता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता एलेक जेफरीज को कहते हैं पूरा वर्ल्ड में, और भारत में लालजी सिंह को कहा जाता है। 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि महत्वपूर्ण है ताकि याद हो जाए आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल किया गया था?
तो इसको ध्यान रखिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग करके इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया था? तो 1986 में। 1986 में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके इंग्लैंड में पहला अपराध को हल किया गया था। तो ऐसे याद रख लीजिए इसको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे डीएनए लिखेंगे तो डी का मान 4 होता है और एन का 14 होता है, एक का 1 होता है, 14 गुना 4 गुना 1 यानी 56 हुआ। तो 56 से आप 6 याद रखिए और 6 से 86 याद रखिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष में हल हुआ? 1986 में। उंगलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए क्या प्रयुक्त होते हैं? फ्लोरोसेंट पाउडर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, उंगलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए, जो उंगली के निशान होते हैं बहुरंगीय, जो सतह आप लोग देखे होंगे एक सतह रहता है, उस पे उभारने के लिए जो प्रयुक्त करते हैं उसको कहते हैं फ्लोरोसेंट पाउडर। उंगली में लगाते हैं ये फ्लोरोसेंट पाउडर, जो उंगली के निशान होते हैं उसको उभारने में प्रयोग करते हैं फ्लोरोसेंट पाउडर। इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की जीव मिथ्या पहचान हेतु उंगली छाप क्रम वीक्षण के अलावा किसे प्रयोग में लाया जा सकता है? तो परितारिका क्रम वीक्षण, दृष्टिपटल क्रम वीक्षण, कान के आधार पे, चेहरे की पहचान के आधार पे, उंगली के 3D ज्यामितीय विन्यास के आधार पे, व्यक्ति की चाल के आधार पे, हाथ की ज्यामितीय विशेषताओं के आधार पे, गंध के आधार पे, टाइपिंग के अनोखेपन के आधार पे, वाक अभिज्ञान पर आधारित, हथेली की नसों के विन्यास के आधार पे। यानी यदि कह रहा है कि डीएनए के अलावा प्रयोग करेंगे तो ये सब तरीका प्रयोग किया जाता है। क्लोनिंग किसे कहते हैं? एकमात्र जनक से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पादित क्लोन जो अपने जनक से शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप हो। जो अभी आप लोग सुने होंगे ना, अभी कंगारू का जो क्लोन बनाया है, ये कौन सा देश बनाया है? तो कंगारू का क्लोन बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश, और ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो कह रहा है कि वहाँ पे ये प्रश्न यदि आपसे पूछा जाएगा कि क्लोन तकनीक का उपयोग करके जो कंगारू का क्लोन किसने बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। तो वहीं पूछ रहा है कि क्लोनिंग आखिर क्या है? तो एकमात्र जनक यानी माता या पिता दोनों में से कोई एक, कह रहा है एकमात्र जनक से गैर लैंगिक विधि द्वारा उत्पादित क्लोन जो अपने जनक से शारीरिक एवं आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप हो, इसी को कहते हैं क्लोनिंग। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग किया जाता है जंतुओं की जनजातीय क्लोनिंग में। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये सब प्रयोग करते हैं जंतुओं की जननीय क्लोनिंग में। जीव के क्लोन किस विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? जीव के जो क्लोन होते हैं, क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा। जीव के क्लोन को किस विधि द्वारा उपयोग करते हैं, उत्पन्न करते हैं? तो क्लोन की अलैंगिक विधि। तो अलैंगिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केवल एक जनक होते हैं, या तो माता होंगे या तो पिता, इसीलिए जो है ये अलैंगिक हो जाता है। तो क्लोन अलैंगिक विधि के द्वारा जीव के क्लोन को उत्पन्न किया जाता है। क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित सर्वप्रथम क्लोन जीव कौन सा है? तो क्लोनिंग तकनीक से जो है पहली बार एक भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था जिसका नाम था डॉली। तो क्लोनिंग तकनीक द्वारा विकसित सर्वप्रथम क्लोन जीव है डॉली नामक भेड़। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो डॉली है, डॉली। नेक्स्ट है, वह पहला स्तनपायी कौन सा था जिसका प्रतिरूप यानी क्लोन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान में तैयार किया गया था? तो ये जो भेड़ है, भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था। क्लोन मतलब होता है प्रतिरूप, यानी इसका सेम दूसरा रूप, और सबसे पहले एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलिन संस्थान ने तैयार किया था भेड़ का क्लोन। नेक्स्ट है, एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की नई पहली स्तनपायी डॉली के बारे में सही तथ्य क्या है? तो एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की
नई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में सही आपको चुनना है। तो डॉली का जन्म जो है 5 जुलाई 1996 को हुआ था। डॉली नामक भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996। डॉली का जन्म इयान बिलमुट, कीथ कैंपबेल तथा उनके सहयोगियों के प्रयास से संभव हुआ। इयान बिलमुट। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। डॉली कहाँ? स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। डॉली की मृत्यु वर्ष 2003 में फेफड़ों की बीमारी के कारण हुई। 1996 में जन्म लिया, 7 साल के बाद ख़त्म, 2003 में ख़त्म। NDRI करनाल, NDRI मतलब हुआ नेशनल जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल के वैज्ञानिकों ने किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है? तो भैंस का दूसरा क्लोन गरिमा 1 तथा गरिमा 2 किसका नाम है? तो ये क्लोन्ड भैंस का नाम है गरिमा 1 और गरिमा 2 क्या है? क्लोन्ड भैंस है, यानी क्लोन से तैयार किया गया भैंस है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका लाएंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।